अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? अगर आवाज़ आ रही है तो मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें। बेहतरीन हो गया। सब कंफर्म कर रहा है। अच्छा, फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि फॉर्मेट ऑफ टैक्सेबल इनकम क्या है और टैक्स लायबिलिटी क्या है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ी थी कुछ इन बिजनेस की डेफिनेशन और इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन की कोई डेफिनेशन मुझे बता सकता है कि फर्स्ट क्लास में हमने पर्सन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हम क्लास में इतना रिवाइज कर लें कि हमें बाद में याद करने की जरूरत ना पड़े। हम हर क्लास में पुरानी क्लास का रिवाइज करते रहेंगे तो हमें चीजें याद आती रहेंगी। फिर हमें पेपर की वक्त इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पर्सन की डेफिनेशन क्या है हमने पढ़ी थी, याद है किसी को? इंडिविजुअल एओपी। कायनात, ये आधे अधूरे आंसर क्यों लिखती हैं आप? पूरे लिखा करें ना। 3 लोग पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड हुए हैं। आप लोग लगता है रिवाइज नहीं कर रहे। ऐसे नहीं चलेगा, रिवाइज क्या करें डेली। इंडिविजुअल, कंपनी एओपी, और फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, या कोई सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट जिसको एफबीआर जो है वो पर्सन समझता है या पर्सन डिक्लेयर किया है जिसको। ठीक है, तो ये पर्सन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। फिर कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी। कंपनी की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि जो कंपनी कंपनी एक के हिसाब से बनी हो, या इंक्लूडिंग स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी क्या है, कोई बता सकता है मुझे? हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 59 AB में जाके जो वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन देखी थी लास्ट क्लास में। तो स्मॉल कंपनी क्या है? अली गौर, बताओ हमने क्या पढ़ी थी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन? कायनात। बाकी तो मुझे सब नए लग रहे हैं आज। एमन भी नहीं है, फाइक भी नए हैं, आमिर सुबानी भी नए हैं, तैमूर भी नए हैं। मुझे लास्ट क्लास के खुजैमा है, अली गौहर हैं और कायनात है। आप तीनों बताए ना, लास्ट क्लास में थे आप तीनों। अली गौहर। जून 2005। कायनात, कोशिश क्या करें इंग्लिश में लिखा करें। ये पेपर में जो है वो इस लैंग्वेज में नहीं लिखना है ना। जिस लैंग्वेज में आपने पेपर में लिखना है उस लैंग्वेज में लिखेंगी तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपकी पेपर की तैयारी भी साथ साथ होती रहे। जून 2005 के बाद रजिस्टर हुई हो और 250 एम्प्लॉयज़ हो। 250 एम्प्लॉयज़ हो। 250 या उससे कम। ये पूरा आंसर लिखे ना, 250 या उससे कम। और जिसका जो है वो पेड अप के कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व 50 मिलियन से कम हो। अली गौर ने कुछ अच्छा लिखा है। हुज पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नॉट एक्सीड 50 मिलियन। बेहतरीन। उसके साथ दूसरी रिक्वायरमेंट भी तो है अली गौहर, एम्प्लॉयज वाली। 250 एम्प्लॉयज या उससे कम।
ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में कुछ कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी। रिवाइज क्या करें आप लोग? ये इस तरीके से रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर पेपर के आखिरी दिनों में बहुत मसला होगा। जो स्पेशली जो 3-3 4-4 पेपर ले रहे हैं, अटेम्प्ट दे रहे हैं 3-3 4-4 पेपर्स की, उनके लिए तो फिर बहुत इशू हो जाता है कि आखिरी डेज में जो वो ये सारा रिवीजन करना, तो एक लेंथी कोर्स होता है, उसके लिए फिर बहुत मसला हो जाता है कि फिर जो है ना वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें या ये थ्योरीज वाली चीजें देखें। तो कोशिश क्या करें, रिवाइज क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमने नॉर्मल टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम पढ़ी थी। नॉर्मल टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम का कोई कॉन्सेप्ट मुझे बताएगा क्या है? सारी इनकम मेरी नॉर्मल टैक्स रिजीम है एक्सेप्ट दोज विच आर स्पेसिफिकली डिफाइंड एज फाइनल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्या होता है, डिडक्टिबल अलाउंस अलाउ होते हैं। फाइनल टैक्स रिजीम में कोई डिडक्टिबल अलाउंस अलाउ नहीं होता है। अच्छा अली, अब कोशिश क्या करो अपने आप को, अगर कोई सवाल हो भी ना तो माइक खोल के फिर दोबारा से म्यूट कर दिया करो ना, फिर वरना ये इशू होता है कि रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो रिकॉर्डिंग में डिस्टोर्शन आ जाती है फिर, अगर कोई बैकग्राउंड से आवाज आ रही हो तो। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ अलाउेबल डिडक्शंस पढ़ी थी, सेक्शन 20 की। अलाउेबल डिडक्शंस क्या है कि वो सारा का सारा खर्चा, वो सारा का सारा एक्सपेंस जो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस हो, वो अलाउबल डिडक्शन है। एक्सेप्ट दोज विच आर स्पेसिफिकली मेंशन इन सेक्शन 21, डिडक्शन नॉट अलाउड में। जो भी हमने पिछली क्लास में जिसकी थ्योरी पढ़ी थी, और आज उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे इलस्ट्रेशंस वगैरह से। अच्छा, अब डिडक्शन नॉट अलाउड सेक्शन 21। हमने पहले इसका सब सेक्शन ए में पढ़ा कि कोई भी जो टैक्स है वो आपने पे किया हो या पेएबल हो, वो अलाउबल डिडक्शन में नहीं आएगा। वो सेक्शन 21 में दे दिया सब सेक्शन ए में कि वो नॉट अलाउ है। अब इसको हम जरा इलस्ट्रेशन से देखते हैं। आप लोग बॉक्स में कंफर्म कर दिया करें। एक्सेल शीट नजर आ रही है आप लोग को? बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब इस पे इस तरह इलस्ट्रेशन देखते हैं कि एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सपोज करें 100 मिलियन है, रुपीज इन मिलियन कर दो। ठीक हो गया। वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैसे बनेगा कि पीबीटी का 29%, 29% जो मेरा टैक्स का रेट है। ठीक हो गया, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 71। अच्छा, ये जो सब सेक्शन ए है ना, ये बोल रहा है कि आप जो हमेशा लोगे ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स लोगे, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, कभी भी आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं लोगे। ये आपका जो एक्सपेंस है 29 रुपए का, ये अलाउबल डिडक्शन नहीं है, आप उसको प्रॉफिट में से लेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया, समझ आ गया सबको? ये सब सेक्शन ए की पहली इलस्ट्रेशन। लेकिन सर आपने लेस कर तो दिया है इसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को। नहीं, ये मैं खाली दिखाने के लिए किया है कि जो मेरी पीएनएल की प्रेजेंटेशन होती है हमेशा, मैं बोल जी रहा हूँ सर कि वो भाई जो तो मैं टैक्स की कैलकुलेशन के लिए जो लूंगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लूंगा हमेशा।
ये मेरा प्रॉफिट होता है। जी सर। ये वाला जो है ना, ये प्रॉफिट होगा हमेशा। ये वाला प्रॉफिट नहीं लेंगे हम कभी भी। ठीक हो गया, ये आप सबको समझ आ गया कि पहली इलस्ट्रेशन क्या थी। बेहतरीन हो गया। अब हम दोबारा जाते हैं पीडीएफ पे। अच्छा, दूसरा ये बोल रहा है कि एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर डिवीजन 3 ऑफ पार्ट 10 ऑफ चैप्टर 10 फ्रॉम एन अमाउंट ड्राइव बाय द पर्सन। अच्छा, चैप्टर 10 का पार्ट 5, ये हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जाके देखते हैं कि क्या है। ये पार्ट 5 का डिवीजन 3, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि आपने कोई टैक्स की डिडक्शन की है। सपोज करें आपने एक्सपेंस किया 20 रुपए का, सही है, आपने उसके ऊपर विथ होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन की। सपोज करें 20% की आपको जो है वो रिक्वायरमेंट थी कि आपने उसके ऊपर डिडक्शन करनी है। तो ये जो 4 रुपए है ना, ये आप 4 रुपए एज एन एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते, ना ये आपका एक्सपेंस है। सबसेक्शन बी मुझे ये बता रहा है कि अगर आपने आपको किसी एक्सपेंस में कोई विथ होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना था और आपने वो टैक्स विथ होल्ड किया है, तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है, वो आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। ना वो अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से एक्सपेंस है, ना वो टैक्स के लिए एक्सपेंस है। ये आपको एक्सेल शीट नजर आ रही होगी कि अगर आपने एक्सपेंस किया है 20 रुपए का और उसके ऊपर आपने जो है वो 20% का टैक्स विथ होल्ड करना था, विथ होल्डिंग टैक्स विथ होल्ड करना था, तो ये आपका अलाउेबल डिडक्शन नहीं है। ठीक हो गया। अब इसके वापस हम पीडीएफ पे जाते हैं। अच्छा, एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 or chapter 12 unless the person has paid or deduct and paid the tax as required by the division। अच्छा, किसी एक्सपेंस में मुझे टैक्स डिडक्ट करना था, जैसे हमने लास्ट उसमें देखा कि हमने 20 रुपए के एक्सपेंस में 4 रुपए टैक्स विथहोल्ड किया। अब वो टैक्स विथहोल्ड करके मुझे गवर्नमेंट को भी देना है। अगर वो मैं गवर्नमेंट को नहीं दूंगा तो वो मेरा जो 20 रुपए का एक्सपेंस है वो मैं अलाउेबल डिडक्शन में नहीं आ सकता मेरा। इसका क्या मतलब है, हम दोबारा से एक्सेल शीट पे जाते हैं। ये मेरा 20 रुपए का एक्सपेंस है ना, इसको मैं एज एन अलाउेबल डिडक्शन लूंगा। ठीक हो गया। अगर जो अब इस पे जो 4 रुपए टैक्स बन रहा है ना, अगर वो मैं गवर्नमेंट को नहीं देता या विथहोल्ड नहीं करता, तो मेरा जो 20 रुपए का टैक्स है वो नॉट अलाउ हो जाएगा। इसका ये मतलब है, सबसेक्शन सी का ये मतलब है। हम यहाँ तक क्लियर है सब। सर विद होल्डिंग टैक्स को एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स अभी आप लोग के कोर्स में इतना है ही नहीं ना, मतलब उसके कुछ टैक्स रेट होते हैं। अच्छा देखो, होता ये है कि बेसिकली मुझे गवर्नमेंट
ने विथहोल्डिंग एजेंट बनाया हुआ है। विथहोल्डिंग एजेंट का काम ये होता है कि आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो किसी भी तरह की, तो आपको उस पर सर्टेन रेट दिए हुए हैं शेड्यूल के अंदर। वो उस रेट के हिसाब से आपने उस पेमेंट पे जो रेट एप्लीकेबल होगा, उस रेट के हिसाब से आपने विथहोल्डिंग टैक्स विथहोल्ड करना है। अब जैसे सपोज करो ये 20 रुपए का एक्सपेंस है ना, अब मैं जिसको एक्सपेंस पे कर रहा हूँ ना, मैं 20 रुपए पे नहीं करूंगा, मैं उसको पे करूंगा 16 रुपए, 16 रुपीज पे करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई 4 रुपए मैंने आपके ब्याह पे जो है वो डिडक्ट किया और ये टैक्स आपका बनता है। आपके लिए इनकम है, सामने वाले के लिए इनकम है, तो ये आपकी इनकम पे 4 रुपए टैक्स बनता है। गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि ये टैक्स मैं डिडक्ट करके आपको पेमेंट करूं, और फिर जो टैक्स बन रहा है वो गवर्नमेंट को मैं नेशनल बैंक में जमा कराऊं। सही है अली गौर, समझ आया? नहीं सर, जरा काइंडली ओवर एलैबोरेट करते हैं इसे। अच्छा देखो भाई अली गौर, मैंने एक एक्सपेंस किया, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस किया 20 रुपए का, इसको सपोज कर लो भाई जी सर। ट्रेवलिंग एक्सपेंस है। ये मेरा ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, ठीक हो गया 20 रुपए का। अब मैंने 20 रुपए का ट्रेवलिंग एक्सपेंस किया, तो मुझे पे कितना है करना है? 20 रुपए। ये मेरा एक्सपेंस है, तो सामने वाले के लिए क्या होगी? इनकम होगी। सही है, उसकी इनकम पे टैक्स लगता है। सही हो गया। अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई गवर्नमेंट ने ये एक विथहोल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया है कि हर कोई अपनी इनकम सही से नहीं दिखा रहा होता, या हर कोई अपनी इनकम जो है वो सही छुपाने के चक्कर में अपनी इनकम छुपाता है, उस पर टैक्स कम देता है या बिल्कुल ही नहीं देता। तो ये गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लाई विथहोल्डिंग टैक्स का। अब इसने जो है ना वो हर पेई को, जो पे करने वाला होता है उसको विथहोल्डिंग एजेंट बना दिया। जो एक्सपेंस कर रहा होता है, जो पेई होता है, उसको विथहोल्डिंग एजेंट बना दिया। उसको बोला कि आप जो एक्सपेंस कर रहे हो उस पर फॉर एग्जांपल 20% आप जो एक्सपेंस कर रहे हो उस पर 20% विथहोल्ड करोगे टैक्स, और उसके बाद उसको रिमेनिंग अमाउंट पे करोगे। तो ये 16 रुपए जो है वो मेरी रिमेनिंग अमाउंट है जो मैंने पे की है। ठीक हो गया, ये रिमेनिंग अमाउंट है। अभी जो 4 रुपए मैंने डिडक्ट किए ना, ये मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ जिससे मैंने जिस पे एक्सपेंस किया है मैंने, जिसके लिए जिसकी इनकम है। अलीगढ़, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। जी सर। बिल्कुल क्लियर हो गया विथ होल्डिंग। जी सर। अच्छा अब इसके बाद आ जाते हैं सबसेक्शन सी ए। Any amount of commission paid or payable in respect of supply of product listed in third schedule where the amount of commission paid or payable exceed 2% of the gross amount of supplies thereof unless the person to whom commission is paid or payable as the case may be is appearing in the active taxpayer list। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपने थर्ड शेड्यूल का आइटम सेल किया है उस बंदे को जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, उस पे आपने कोई कमीशन दिया है और वो कमीशन दो दो पर 0.2% से ज्यादा है, तो ऐसा कमीशन आपका अलाउेबल नहीं है। अब इसकी एग्जांपल हम यूँ लेते हैं कि मैंने सेल्स की है, थर्ड शेड्यूल का आइटम है ये, सही है, जो हमने सेल्स की है 100 रुपए की सेल्स की है, उस पे मैं कमीशन दे रहा हूँ 5% का। अब ये जो कमीशन मैं 5% का दे रहा हूँ, अब इसका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होना जरूरी है। ये जिसको मैं कमीशन दे रहा हूँ जिस बंदे को, अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो ऐसा मेरा कमीशन एक्सपेंस अलाउबल डिडक्शन में नहीं आएगा। ऐसा मेरा कमीशन एक्सपेंस अलाउबल डिडक्शन में नहीं आएगा।
क्योंकि 0.2% की लिमिट से ज्यादा है। अच्छा, अब इसको हम कर देते हैं 0.2%, 0.15% कर देते हैं। अब ऐसा एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस जो 0.2% से कम है, और अगर वो बंदा नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, तो ऐसा एक्सपेंस मेरा अलाउेबल डिडक्शन में आएगा, क्योंकि वो लिमिट जो है ना 0.2% की, वो मीट नहीं कर रही मेरी। तो अगर मैं कोई ऐसा कमीशन एक्सपेंस कर रहा हूँ जो 0.2% से कम है, और कमीशन लेने वाला एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, तो ऐसा एक्सपेंस मेरा अलाउेबल है। अनलेस अगर मेरा 0.2% से ज़्यादा होगा कमीशन एक्सपेंस, और फिर उसके लिए दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होना उस बंदे का ज़रूरी है। अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है वो बंदा, तो ऐसा कमीशन एक्सपेंस मेरा अलाउेबल डिडक्शन नहीं होगा। अच्छा, आमिर का कोई सवाल है इस तरह, जो परचेजर है वो टैक्स डिडक्ट करे और खुद टैक्स चोरी करे, इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या मतलब आमिर, मैं समझा नहीं आपका सवाल। परचेजर जो है वो किस तरीके से मतलब टैक्स की चोरी करेगा? वो अपना एक्सपेंस तो कभी भी कम दिखाएगा ही नहीं ना आमिर। क्योंकि अब वो अगर अपना एक्सपेंस कम दिखाएगा तो उसका नुकसान है, उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरा टैक्स बढ़ जाएगा। वो तो कोशिश यही करेगा कि अगर मैंने 100 रुपये का एक्सपेंस किया है, तो मैं 100 रुपये का अपना पूरा का पूरा एक्सपेंस 100 रुपये दिखाऊं। और 100 रुपये पे फिर जो मेरी विथहोल्डिंग बनती थी, मतलब सपोज करें कि 20% की विथहोल्डिंग बनती थी, तो 100 रुपये पे जो 20%, 20 रुपये की विथहोल्डिंग बनती थी, तो वो मैं दिखाऊंगा कि मैंने 20 रुपये जो है वो गवर्नमेंट को जमा भी करा दिया। तो वो मेरा 100 रुपये जो है वो अलाउबल डिडक्शन होगी, वरना वो 100 रुपये मेरे अलाउबल डिडक्शन ही नहीं होगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई, मतलब अगर 100 रुपये का एक्सपेंस कर रहा है तो वो 80 रुपये दिखाएगा, और फिर उसके ऊपर बोलेगा कि मैंने 80 रुपये पे जो है ना 20% का टैक्स किया, डिडक्ट किया था, और एक्चुअल में उसने 100 रुपये डिडक्ट, 100 रुपये पे डिडक्ट किया और 20 रुपये। तो मतलब अपना एक्सपेंस तो कभी भी कोई भी कम नहीं दिखाएगा ना। बेहतरीन हो गया, आमिर को भी समझ आ गया। सब यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। अजान भी हो रही है, तो हम जरा अजान का भी ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट का।
अच्छा हम शुरू करते हैं दोबारा, पीडीएफ पे जाते हैं। अच्छा, सबसेक्शन डी क्या बोल रहा है? एनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स और इन वायलेशन ऑफ सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब। तो ये तो इजी है सब सेक्शन है, इस पे तो कोई वो नहीं है क्या? मतलब किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर होगा, वो इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट होगा जो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर इन फ्यूचर, अभी तक तो कोई भी इसकी लिमिट्स नहीं आई है, इन फ्यूचर अगर कोई लिमिट्स आएंगी तो फिर अगर उससे एक्सेस है तो नॉट अलाउ हो जाएगा, और अगर विद इन लिमिट है तो फिर वो अलाउेबल डिडक्शन है। Any contribution made by the person to a fund that is not a unrecognized provident fund, approved pension fund, approved superannuation fund and or approved gratuity fund। अच्छा, आप कोई भी ऐसी कंट्रीब्यूशन जो अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनअप्रूव्ड पेंशन फंड, अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड या अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड को हुई हो, इस तरीके की कोई भी कंट्रीब्यूशन होगी वो नॉट अलाउेबल होगी, नॉट अलाउेबल डिडक्शन में आएगी। अच्छा, any contribution made by the person to a provident fund or other fund established for the benefit of the employees person of the person, unless the person has made effective arrangement to secure that tax is deducted under section 149 from any payment made by the fund in respect of which the recipient is chargeable to tax under the head of salary। अच्छा, अब इस पे मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि सपोज करें मेरा एक एम्प्लॉयर है, उसकी सैलरी है 30,000, ठीक है? या आप लोग जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में भी पढ़ेंगे। अच्छा, एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन कितनी बन रही है? सपोज करें कि प्रोविडेंट फंड का हमारा जो वो है 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, रूल है, और उतना ही जो है ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। अब एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है ना, ये 3-3 हज़ार, अब उस बंदे की सैलरी कितनी रह गई एम्प्लॉय की? 30,000 माइनस 3,000, 27,000। अच्छा, इनकम फ्रॉम सैलरी में जो टैक्स लगेगा ना, वो इस 27,000 पे लगेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, ये जो एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन है ना, इस वक्त कोई भी टैक्स नहीं लगता। टैक्स कब लगता है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब ये सब एक्यूमुलेट होके मुझे इसकी पेमेंट मिलेगी। ये हर साल एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। सपोज करें कि इस बंदे की सर्विस है 2 साल की, 2 इयर्स की, 2 साल के बाद ये रिटायर हो गया। इसका एक्यूमुलेट बैलेंस कितना बना? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कितना बन रहा है? 3,000 रुपये महीने के थे, तो 24, 2 साल के 72, इतना ही एक्यूमुलेट एम्प्लॉयर का बन रहा है। सेम बनेगा एम्प्लॉयर का। अब जो टैक्स विथोल्ड होगा, जो टैक्स डिडक्ट होगा ना, ये 1,44,000 रुपये होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब रिटायरमेंट के वक्त प्रोविडेंट फंड की पेमेंट हो रही होती है। तो कंट्रीब्यूशन के वक्त कोई भी टैक्स विथोल्ड नहीं होता। प्रोविडेंट फंड या जितने भी फंड है, इसमें कंट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा, और जब आपको ये पैसे मिल रहे होते हैं उस वक्त इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है 3,000 रुपये, ये एम्प्लॉयर का एक्सपेंस है 3,000 रुपये। ये जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, ये तो हम इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर देख रहे होते हैं।
अब ये जो 3,000 है एम्प्लॉयर वाला, ये एम्प्लॉयर वाला, ये एम्प्लॉयर का एक्सपेंस है, सही है। अब टैक्स वाला भाई बोलता है कि अगर आपने कोई ऐसी अरेंजमेंट रखी हुई है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट ये 1,44,000 पे टैक्स विथहोल्ड होता है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी तरह की पेमेंट कर रहा होता है अंडर द सर्विस, तो वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो उस पेमेंट पे टैक्स विथहोल्ड करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। एम्प्लॉय कभी भी अपना टैक्स नहीं देता, एम्प्लॉयर उसका टैक्स विथहोल्ड करता है, डिडक्ट करता है उसकी सैलरी में से और फिर गवर्नमेंट को पे करता है। तो एम्प्लॉयर ने ऐसी अरेंजमेंट रखी हुई है कि ये 1,44,000 रुपये जो प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन है ये रिटायरमेंट पे पे कर रहा है, तो इस पर टैक्स विथहोल्ड हो रहा है अगर, तो ये जो 3,000 रुपये एक्सपेंस ये आपका अलाउबल डिडक्शन है। अच्छा, ये भी कब अलाउबल डिडक्शन है? जब भी आप 1,44,000 रुपये पे कर रहे हो, तो ये 72,000 का जो एक्यूमुलेट बैलेंस बना है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन बनी है, ये 72,000 का एक साथ एक्सपेंस क्लेम होगा जिस साल ये 1,44,000 की पेमेंट होगी एम्प्लॉय को। ये समझ आ गया? और उस पर टैक्स विथहोल्ड हुआ होगा तो ये 72,000 का जो एक्सपेंस है वो मेरा अलाउबल डिडक्शन होगी, वरना अलाउबल डिडक्शन नहीं होगी। ये सबको समझ आ गया? अच्छा, डेल डेल आपका नाम क्या है? आप सही नाम से तो आए। अच्छा, ये एक चीज का ख्याल रखा करें, मतलब ये आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं देखता हूँ कि यार आप लोग पता नहीं किस नाम से होते हैं, मतलब वी ऑल आर प्रोफेशनल्स ना, तो मतलब इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि यार अगर आप किसी प्रोफेशनल गैदरिंग में हो या किसी प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में हो या क्लास में हो, तो आपका जो नाम है ना वो आप सामने वाले को क्लियर नजर आ रहा हो। अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देखता हूँ, पता नहीं कि क्या क्या वो जो है ना प्रोफाइल नेम होता है, तो ये थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखा करें, ये थोड़ा सा बैड इंप्रेशन जाता है, वी ऑल आर प्रोफेशनल, तो इस चीज का ख्याल रखा करें। अच्छा, महरल, महरल आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं? नाम आपका बहुत यूनिक है माशाल्लाह। कराची से हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा से पूरा रिवाइज करा देता हूँ आपको, कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी जो है ना वो मंथली 30,000 है, मंथली सैलरी है ये इसकी, मंथली 30,000 सैलरी है। अब उस एम्प्लॉय के साथ मेरा ये अरेंजमेंट है कि मैं एक उसके लिए प्रोविडेंट फंड बनाऊंगा। प्रोविडेंट फंड क्या करेगा कि हर महीने उसकी सैलरी में से 10% डिडक्ट करेगा और उतना ही जो है ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, फंड एक सेपरेट एंटिटी होती है। अगर आप जब इंशाल्लाह आगे ऑडिट फर्म्स में जाएंगे तो आप देखेंगे आपके रिटायरमेंट फंड का आप ऑडिट कर रहे होते हैं, प्रोविडेंट फंड एक अलग एंटिटी होती है, वो सेक्शन 42 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। पेंशन फंड एक अलग एंटिटी होती है। अच्छा, ये एंटिटी करती क्या है? ये कंट्रीब्यूशन लेती है, ये 3,000 रुपये, ये 3,000 रुपये, ये 6,000 रुपये लिए और इसको जो है ना एम्प्लॉय की ब्याह पे इन्वेस्टमेंट कर दी। सपोज करें कोई प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना बैंक अकाउंट में रख दिया, अब उस पर मंथली सूद आता रहेगा। अब उस सूद को क्या करेगा, ये एम्प्लॉय को रिटर्न करेगा। इसमें एम्प्लॉयर का कोई भी मतलब प्रॉफिट नहीं होता, ये पूरा का पूरा एम्प्लॉय के लिए एक, वो होता है कि एक बेनिफिट जो है ना वो फंड है, कि एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं आपके ब्याह पे सेविंग्स करूंगा, उसको इन्वेस्टमेंट करूंगा, उस पर जो प्रॉफिट आएगा वो मैं पूरा का पूरा आपको दे दूंगा। अच्छा, अब सीन ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जब मैं देखूंगा ना, तो ये 30,000 रुपये जो है ना, इसमें से 3,000 रुपये माइनस होंगे तो 27,000 रुपये ये मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन
कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता, मींस विदाउट प्रॉफिट होता है। हाँ, सेक्शन 42 की एंटिटीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी ना। सेक्शन 42 की एंटिटीज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। अब ये जितने भी अपना ये रिटायरमेंट फंड सेपरेट एंटिटी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेक्शन 42 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। इनके ऊपर रिक्वायरमेंट है टैक्स की कि अगर आपका कोई प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, तो आप अपने सारे मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई भी प्रॉफिट आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, या कोई भी रिजर्व नहीं बना सकते कि अगर आपका इस साल प्रॉफिट है तो आपने बोला कि भाई मैं जो है वो 40% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपने मेंबर्स में और 60% रिटेन कर रहा हूँ किसी अपना रिजर्व बना के। तो इस तरीके का कुछ भी नहीं हो सकता। यही होता है कि जो है ना, जितना आपने प्रॉफिट कमाया 100 रुपये, तो आप जितने आपके मेंबर हैं, सपोज करें 4 मेंबर हैं उस फंड के, तो उन सब में आप जो है ना प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होगे। अच्छा, अब मैं इस पे ये बोल रहा था कि आपने जो ये 3,000 पे, ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ये तो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है। ये इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है, ये आप लोग इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ेंगे। ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 3,000 पे, ये एम्प्लॉयर का एक्सपेंस है। तो एम्प्लॉयर बोलेगा कि मैं अपने एक्सपेंस को क्लेम करूंगा। कब क्लेम करूंगा? जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ। किसको पेमेंट करूंगा? एम्प्लॉय को पेमेंट करूंगा। अच्छा, अब टैक्स वाला भाई बोलता है कि आप जब पेमेंट करो ना, तो आप इसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स भी विथहोल्ड करना। अगर आपने इसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो ऐसा एक्सपेंस आपका अलाउबल डिडक्शन नहीं है। ये मेरा एक्सपेंस है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है। ये आप लोग इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ेंगे। ये मेरा बिजनेस एक्सपेंस है। बिजनेस एक्सपेंस है, ये सैलरी का पार्ट बनता है, सैलरी एक्सपेंस का। ठीक हो गया? तो टैक्स वाला भाई बोलता है ये 72,000 आप तब क्लेम कर सकते हो जब आप इसकी पेमेंट कर रहे हो और उस पर आपने विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट किया हो जितना आपको करना था, या जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। महरल, आपको आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, आमिर कह रहे हैं कि हम नमाज का वक्फा ले लें। चले आमिर, 10 मिनट का वक्फा ले लें हम। 10 मिनट, 10 मिनट का वक्फा ले लेते हैं नमाज का।
अब सबको आवाज आ रही है मेरी? बेहतरीन हो गया। अच्छा महरल, आप कह रहे हैं कि वाई वी सब्सट्रैक्ट एक्यूमुलेट टू एम्प्लॉय और एम्प्लॉय। अच्छा, इसका रीजन ये है कि, अच्छा देखो, एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन तो मेरा कोई एक्सपेंस नहीं है ना। एक्सपेंस तो तब होगा ना कि जब मैं पे करूंगा। एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन तो मैंने डिडक्ट किया और अपने पास रख लिया, तो ये तो मेरा एक्सपेंस नहीं हुआ ना। एक्सपेंस तो तब होगा कि जब मैं पे कर रहा हूँ। पे कब करूंगा मैं? आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट ये मेरे पास एक्यूमुलेट बैलेंस होगा 72,000 का। ये मेरा एक्यूमुलेट बैलेंस है 144 का, दोनों का मिला के, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो अब समझ आ गया कि हम एक्यूमुलेट बैलेंस क्यों ले रहे हैं। बेहतरीन हो गया। अच्छा, फिर हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एनी फाइन और पेनल्टी पेड और पेएबल बाय द पर्सन फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ रूल और रेगुलेशन। अच्छा, किसी भी तरह की कोई फाइन या पेनल्टी लगी हो, सपोज करें कि भाई नॉन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के ऊपर एक स्टैम्प ड्यूटी की प्रोविजन है कि अगर आप जब भी शेयर इशू करते हैं तो आपको उसके ऊपर 0.2% स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। तो अगर आपने वो स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी है तो उसके ऊपर आपकी लेवल 1 की पेनल्टी लगती है। तो अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की और उसके ऊपर आपकी लेवल 1 की पेनल्टी लगी, लेवल 1 क्या है वो कंपनीज एक्ट में आप पढ़ेंगे कि पेनल्टी का एक सेक्शन है, उसके अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की पेनल्टीज की लिमिट दी हुई है कि लेवल 1 के अंदर ये पेनल्टी लगती है, लेवल 2 के अंदर ये पेनल्टी लगती है। तो अगर आपकी कोई ऐसी इस तरह की पेनल्टी है और वो आपके ऊपर पेएबल है या आपने पे किए, तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है, वो आप क्लेम नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स। अकाउंटिंग पर्पज के लिए तो वो मेरा एक्सपेंस होगा, पर टैक्स पर्पज के लिए वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, एनी अमाउंट कैरिड टू आर रिजर्व फंड और कैपिटलाइज इन एनी वे। अगर इस तरीके का कोई प्रॉफिट जो मैंने, सपोज करें मेरा 100 रुपए का प्रॉफिट है, मेरा 100 रुपीज का प्रॉफिट है और मैंने 40% मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 60% मैंने बोला कि मैं अपने रिजर्व फंड में रख रहा हूँ, या किसी भी नाम का जो है ना वो इक्विटी में रख रहा हूँ, किसी भी नाम के रिजर्व से। तो इस तरीके का कोई भी प्रॉफिट हुए उसको मैं एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता, वो मेरा प्रॉफिट ही है। उसको मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं अपने एक्सपेंस में से माइनस नहीं कर सकता कि इतना अमाउंट जो है वो मैंने रिजर्व फंड में डाला है। इसको मैं आपको थोड़ा इलस्ट्रेशन से समझा भी देता हूँ। कि ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 100 रुपए का। बाय वे ऑफ डिविडेंड मैंने इतना जो है वो 40% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मेंबर्स में। तो मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो बचा वो इतना बचा। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ रिजर्व फंड में। ये पूरा का पूरा 60, तो ये 0 हो गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कर दो। अच्छा, मैं टैक्स वाले को बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा ट्रांसफर है ये मेरा एक्सपेंस है। नहीं, ये एक्सपेंस नहीं है, टैक्स वाला मना कर रहा है। ना ये अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से एक्सपेंस है, ना ये टैक्स पर टैक्स पर पर्सपेक्टिव से एक्सपेंस है।
ना ये अकाउंटिंग के लिए एक्सपेंस है, ना टैक्स के लिए एक्सपेंस है। ये आपने सिर्फ प्रॉफिट को घुमाया है किसमें, इनटू इक्विटी। अगर इस तरीके से एक्सपेंस क्लेम होता ही है तो सबके प्रॉफिट जो है ना वो जीरो हो जाता, क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि मेरा जितना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो मैं पूरा का पूरा रिजर्व फंड में डाल रहा हूँ या इक्विटी में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो सबके जो प्रॉफिट है वो जीरो होते हैं और फिर किसी का टैक्स कलेक्ट ही नहीं हो पाता। अच्छा, फिर वापस पीडीएफ पे आते हैं। एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर रिम्यूनरेशन पेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, अब इसको हम यूँ समझते हैं कि मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है 1800 का। ठीक है। अब इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में दिस इंक्लूड्स सैलरी टू मिस्टर ए of rupees 900, which is also a partner in firm। अच्छा, अब ये जो मिस्टर ए को सैलरी गई है 900 की, और वो मिस्टर ए जो है ना वो फर्म उसी एओपी के अंदर पार्टनर भी है। अब एओपी का इस तरीके का होता है जो अरेंजमेंट होता है वो ये होता है कि एओपी के अंदर जितने पार्टनर्स होते हैं वो सैलरी भी ले रहे होते हैं, और फिर जो आफ्टर सैलरी जो मेरा प्रॉफिट बचता है, जो मेरा नेट प्रॉफिट बचता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी ले रहे होते हैं, जो जो भी इनका अरेंजमेंट होता है, जिस प्रोपोर्शन पे इनका अरेंजमेंट होता है। अच्छा, टैक्स वाला ये बोल रहा है कि आपने जो इसके अंदर 900 माइनस किया है ना, ये अकाउंटिंग के लिए तो एक्सपेंस है, टैक्स के लिए एक्सपेंस नहीं है। तो आपने जो सैलरी ए माइनस की है उसको दोबारा से ऐड कर दो। दोबारा से ऐड किया तो ये मेरा टैक्स का प्रॉफिट बन गया 2700। अब जो टैक्स लगेगा ना वो इसके ऊपर लगेगा। सपोज करो टैक्स का रेट है 0.29%। अब जो मेरा प्रॉफिट बचा ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये मेरा अब डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के अंदर, शेयर ऑफ प्रॉफिट के अंदर। अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे बनता है? सपोज करें कि इस कंपनी के अंदर दो पार्टनर्स है, ए और बी। ए है, बी है, उनका जो टोटल बन रहा है वो ये बन रहा है।
अच्छा, शेयर ऑफ प्रॉफिट पे हम सपोज करें कि इनकी अरेंजमेंट है कि दोनों इक्वली बांटते हैं। ठीक हो गया। तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बनता है ना, ये इस तरीके से बनता है, जो कि वो जो सैलरी जो मैं देता हूँ ना, वो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट का पार्ट बनती है। तो इसलिए जो है ना, वो टैक्स वाला कहता है कि आप जो सैलरी दे रहे हो अपने ही पार्टनर को, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, आप उसको प्रॉफिट में दोबारा से ऐड करा दो। आपका अकाउंटिंग के लिए तो एक्सपेंस होगा, ये ठीक हो गया। टैक्स के लिए एक्सपेंस नहीं है, आप उसको दोबारा से प्रॉफिट में ऐड कराओ तो वो आपका टैक्स प्रॉफिट आएगा। फिर उसके बाद आप टैक्स का रेट लगाओगे तो आपका टैक्स एक्सपेंस आएगा। फिर आप उसके ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूट करने वाला प्रॉफिट है वो आपका आ गया। ठीक है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला प्रॉफिट आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले प्रॉफिट में से मैंने 900 रुपये तो सैलरी दे दी है पहले से ही। किसको दे दी है? मिस्टर ए को। तो बाकी क्या बचा मेरा? 1017। ये मेरा इतना प्रॉफिट बचा। ठीक है, अब इतना प्रॉफिट मैंने ए और बी को शेयर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इनकी अरेंजमेंट थी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये समझ आया, ये वाला सब सेक्शन? कि एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी और अदर रिम्यूनरेशन पेड बाय एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन। मेंबर ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब? कि पार्टनर हो किसी पार्टनरशिप के अंदर, वो पार्टनर हो और उसको आपने प्रॉफिट ऑन डेट या इंटरेस्ट दिया हो, ब्रोकरेज दिया हो, कमीशन दिया हो, सैलरी दिया हो, या किसी भी तरह का रिम्यूनरेशन दिया हो। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ सैलरी की एग्जांपल बताई ना। चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो ब्रोकरेज हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके का रिम्यूनरेशन दिया हो, वो आप अकाउंटिंग प्रॉफिट में दोबारा से ऐड कराएंगे, फिर वो आपका टैक्स प्रॉफिट आएगा। ये बात सबको समझ आ गई तो मुझे चैट में क्लियर कर दो। यार मेरा ट्रांसफर टू रिजर्व फंड एक्सपेंस नहीं होता ना मेरा। ये मेरा ट्रांसफर टू इक्विटी है। सपोज करो कि अगर ये मैं ना करता तो मेरा प्रॉफिट कहाँ जाता? रिटेन अर्निंग में। अब मैं उसको रिटेन अर्निंग में रखने के बजाय मैं इसको किसी रिजर्व फंड या किसी स्पेसिफिक नाम से रख रहा हूँ। वरना मेरा क्या होता है कि मेरा रिटेन अर्निंग प्रॉफिट जो है ना, मेरा आपको पता है ना, फोर्थ ईयर एंड होता है। तो वो मेरा रिटेन अर्निंग में आके क्लोज होता है। जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचता है वो मेरा रिटेन अर्निंग में आके क्लोज होता है। मुझे पीएनएल को जीरो करना होता है ना, फोर्थ ईयर एंड होता है। तो मेरा जो भी पीएनएल बचता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मैं उसको रिटेन अर्निंग में क्लोज करता हूँ। अगर मैं उसको रिटेन अर्निंग में नहीं कर रहा या किसी और नाम से कर रहा हूँ, तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। ना वो अकाउंटिंग के लिए एक्सपेंस है, ना वो टैक्स के लिए एक्सपेंस है। अच्छा, कायनात पूछ रही है सर व्हाट इज ब्रोकरेज। अच्छा, ब्रोकरेज दूसरा नाम है कमीशन का। सपोज करें कि भाई एक पार्टनरशिप फर्म ने एक पार्टनर को एक काम दिया कि आपको शेयर सेल करना है। अगर आपने शेयर सेल करा दिए पार्टनरशिप के, तो आपको इतना ब्रोकरेज मिलेगा। दूसरा नाम है कमीशन का। बाकी सबको समझ आ गया ये सब सेक्शन जे? सर पार्टनरशिप्स के भी शेयर्स होते हैं? मैं एग्जांपल दिए, इसका मतलब ये नहीं है। अब इस तरीके से अली गौर, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को सेल करने का वो काम दिया किसी पार्टनर को। उस पे कहा कि अगर आप ये प्रॉपर्टी सेल करवा देते हो तो उस पर आपको 2% का कमीशन या ब्रोकरेज मिलेगा। ठीक हो गया सर।
बेहतरीन हो गया, सबको समझ आ गया। अच्छा फिर सबसेक्शन के हमारा ओमिट हो गया है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1980 नहीं है, ये 2001 है, इसको सही कर दीजिएगा। Any expenditure for a transaction paid or payable under the single head which in aggregate exceed 250,000 rupees made other than by a cross check, या मतलब उसको शॉर्ट में कहते हैं कि अदर देन बाय बैंकिंग चैनल। उसमें क्रॉस चेक भी आ जाता है, बैंक ड्राफ्ट भी आ जाता है, पे ऑर्डर भी आ जाता है, या किसी भी तरीके का बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हो। अच्छा ये कह रहा है कि भाई प्रोवाइडेड डेट, प्रोवाइजो कह रहा है कि प्रोवाइडेड डेट ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट of the payer to the business account of pay as well as payment through credit card shall be treated as transaction through banking channel, subject to the condition that such transactions are verifiable from the bank statement of the respective payer or pay। अच्छा ये कह रहा है कि अगर कोई आपने ट्रांजैक्शन किए क्रेडिट कार्ड के थ्रू या कोई बैंक ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, तो वो भी आपका बैंकिंग चैनल तस्वुर किया जाएगा, डीम्ड या ट्रीटेड। अच्छा प्रोवाइडेड दैट दिस क्लोज shall not apply in the case of expenditure not exceeding 25,000 rupees, expenditure on account of utility bill, freight charges, travel expense, postage, and payment of taxes, duties, fee, fines, and other statutory obligation। अच्छा अब इसको हम यूँ आके समझते हैं। सपोज करें एक मेरा ट्रेवलिंग का एक्सपेंस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है। अच्छा ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अंदर अगर उसका लेजर उठा के देखूँ ना, तो मेरे को पता लगता है कि 25,000 रुपये कैश से हुआ है, ये 30,000 रुपये भी कैश से हुआ है, ये 45,000 रुपये बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ है, ये 20,000 रुपये कैश के थ्रू हुआ है, 50,000 रुपये कैश के थ्रू। अच्छा अब सिंगल हेड का क्या मतलब है कि इस पूरे के पूरे ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अंदर 2.5 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। सिंगल हेड का ये मतलब है, ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस एक सिंगल हेड है पूरा का पूरा। अच्छा सबसेक्शन सबसेक्शन आई मुझे बोल रहा है कि आपकी जो सिंगल हेड के अंदर टोटल कैश ट्रांजैक्शन है ना, उसकी लिमिट इतनी है। एक उसने बकेट बना दिया कि आप 2.5 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अच्छा इंडिविजुअल पे बोल रहा है कि आप 25,000 से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं ये देखूं कि ये एक ट्रांजैक्शन है 25,000 की, ये अलाउेबल है क्योंकि 25,000 रुपये विद इन लिमिट है। ये 30,000 रुपये कैश में नॉट अलाउड, क्योंकि भाई 25,000 से ऊपर कैश में एक्सपेंस नहीं कर सकते हम। अच्छा ये 45,000 रुपये, ये मेरा अलाउेबल है। ये 20,000 रुपये विद इन लिमिट है, अलाउेबल है। ये 50,000 रुपये नॉट अलाउड। अच्छा अब इस बकेट की टेस्टिंग कैसे करेंगे हम, ये 2.5 लाख रुपए, ये हमने इंडिविजुअल बकेट की तो टेस्टिंग कर ली। एग्रीगेट बेसिस पे हम कैसे करेंगे कि जितने मेरे टोटल एक्सपेंस हो रहे हैं उनको मैं ऐड करता रहूंगा जो कैश बेसिस पे हो रहे हैं। जितने मेरे कैश बेसिस पे एक्सपेंस हुए हैं, 1,25,000 रुपए के मेरे कैश बेसिस पे एक्सपेंस हो गए, तो अब मेरे पास रिमेनिंग लिमिट कितनी है, 1,25,000 की रिमेनिंग है। इसका मतलब ये है कि मैं 1,25,000 पे फर्दर कैश में एक्सपेंस कर सकता हूँ। किस तरह कर सकता हूँ ये भी देख लेते हैं।
हम ऊपर वाली ट्रांजेक्शन्स को उठाते हैं। अच्छा, ये 25,000 रुपये अलाउेबल है, ये 30,000 रुपये नॉट अलाउड, ये 20,000 रुपये अलाउेबल है, और ये 50,000 रुपये नॉट अलाउड। अब इसमें ये जो फर्दर कैश ट्रांजेक्शन हुई है, मैं इसको ऐड करता रहूंगा। ये मेरा 2.5 लाख रुपए पूरा हो गया। अब मैं 25,000 रुपये का भी कोई कैश एक्सपेंस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो 250,000 की जो मेरी लिमिट थी एग्रीगेट बेसिस पे कैश पे, वो मैंने मीट कर ली है। अब मैं इसके अलावा जितना भी खर्चा करूंगा वो थ्रू बैंकिंग चैनल करूंगा। अगर अदर देन बैंकिंग चैनल करूंगा तो मेरा सारा का सारा नॉट अलाउड होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसके बाद 10,000 रुपये खर्चा किया कैश में। अब वो भले इंडिविजुअल लेवल पे विद इन लिमिट है, पर मेरा एग्रीगेट जो बकेट है वो मेरा पूरा हो गया है, उसकी लिमिट मेरी पूरी हो गई है। तो ये जो 10,000 रुपये वो भी नॉट अलाउड हो जाएगा। अगर ये 10,000 रुपये थ्रू बैंकिंग चैनल होगा तो ये अलाउेबल है। और ये जो 250 की जो बकेट है ना, ये लिमिट है, ये हर हेड के लिए इसी तरीके से। अगर मैं देखूं सैलरी एक्सपेंस, ये मेरा एक अलग सिंगल हेड है, तो अब यहाँ पे 250 की दोबारा से शुरू हो जाएगी कि 2,50,000 रुपये की जो लिमिट है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। फिर इसमें भी यही ऊपर की तरह हम इंडिविजुअल बेसिस पे देखते जाएंगे। और फिर जो मेरी मेन बकेट है 250,000 की, उसको भी मैं एग्रीगेट बेसिस पे देखता जाऊंगा कि जो मैं कैश एक्सपेंस किए जा रहा हूँ वो मेरा कहीं आउट ऑफ लिमिट तो नहीं हो रहा। जहाँ मेरा आउट ऑफ लिमिट होगा वहां पे फिर इंडिविजुअल बेसिस पे फिर मैं नहीं देखूंगा। ये पॉइंट सबको समझ आ गया? कायनात, अगर बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर भी कोई कैश में खर्चा करता है, एक्सपेंस करता है, तो उसके ऊपर भी यही लिमिट्स एप्लीकेबल है। बाकी सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हम दोबारा से आगे बढ़े। अली गौहर, असद, आगा असदुद्दीन, एमन, आयशा रहमान, हुजैमा, जुहैर। अली गौहर को हो गया, बेहतरीन। आयशा रहमान को भी हो गया, आगा असदुद्दीन को भी हो गया। सबको हो गया माशाल्लाह। अच्छा, फिर सबसेक्शन एम। अच्छा, इसकी एक दूसरी ये भी है प्रोविजन कि अगर मैं कोई ऐसा खर्चा कर रहा हूँ जो कैश में हो और वो यूटिलिटी बिल्स के लिए पे कर रहा हूँ, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर वो 80,000 भी है और वो मैं कैश में पे कर रहा हूँ, तो वो मेरा अलाउबल डिडक्शन है। क्योंकि उसकी अलग से जो है ना वो प्रोवाइजो है। उस प्रोवाइजो के अंदर ये यूटिलिटी बिल्स या फ्रेट चार्जेस हो गए मेरे, या ट्रेवल फेयर हो गया, उसको मैं कैश में दे रहा हूँ, पोस्टेज हो गया, तो उसके ऊपर वो जो ऊपर लिमिट थी ना वो नहीं लगती। ना वो 250,000 वाली लगेगी और ना 25,000 वाली लगेगी। ये जो सारे एक्सपेंस है, यूटिलिटी बिल, मैं गैस का बिल कैश में दे रहा हूँ, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल, या वाटर वाटर जो के वाटर उसके बिल आते हैं,
वो अगर वो मैं दे रहा हूँ कैश में, तो ऐसे सारे एक्सपेंस मेरे उनके ऊपर लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, सब सेक्शन एम, एनी सैलरी पेड और पेएबल एक्सीडिंग 25,000 rupees per month other than by cross check or direct transfer of funds to the employee bank fund। अच्छा, यहाँ पे ये 25,000 ही क्यों रखी है? अच्छा, अब इसमें एक और बात, कि ये सैलरी भी तो मेरा एक्सपेंस है। ऊपर यहाँ पे ये जो लिमिट दे रहा है एक्सपेंस के लेके 250,000 की, अब इसको इसने अलग से सब सेक्शन में क्यों बता दिया कि ये जो 250,000 वाली है ना, सिंगल हेड वाली, ये सैलरी पे नहीं लगती। सैलरी पे जो 2,50,000 वाली लिमिट है वो सैलरी एक्सपेंस पे नहीं लगती। सैलरी अगर आपकी 25,000 रुपये कैश में दे रहे हो, उसके ऊपर कोई 2,50,000 वाली लिमिट नहीं लगती। यहाँ पे 25,000 रुपये क्यों है? ये हर दफा, अच्छा 25,000 रुपये ये इसलिए है कि मेरी जो मिनिमम वेज है पाकिस्तान में, वो 25,000 है। ये मिनिमम वेज से चलता है ये वाला सब सेक्शन। जब भी मेरी मिनिमम वेज चेंज होती है, इस सब सेक्शन में अमेंडमेंट आ जाती है। मिनिमम वेज किन की होती है? मेरी मजदूर तबके की। मजदूर तबके का जो बैंक अकाउंट मोस्टली होते ही नहीं है बैंक अकाउंट्स। तो इसलिए जो है ना, टैक्स वाला समझता है कि मजदूर तबके का बैंक अकाउंट नहीं होता, तो अगर आप उनको कैश में दे रहे हो, तो ऐसा एक्सपेंस मैं आपका अलाउेबल करूंगा। अच्छा, 25,000 से ऊपर अगर आप सैलरी कैश में दे रहे हो, तो वो एक्सपेंस आपका फिर नॉट अलाउड हो जाएगा। 25 से ऊपर आप जितनी भी सैलरी दोगे, वो आपको फिर थ्रू बैंकिंग चैनल देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर सब सेक्शन एन, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन डिवीजन 3 ऑफ दिस पार्ट। डिवीजन 3 मेरे स्पेशल प्रोविजन है, जिसके अंदर सेक्शन 22 डेप्रिसिएशन आता, सेक्शन 23 डेप्रिसिएशन आता है, सेक्शन 24 इनिशियल अलाउंस आता है, सेक्शन 25 जो है वो मेरा इंटेंजिबल है, और सेक्शन 26 जो है वो मेरा प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर है। अगर इनके अलावा, इन चार के अलावा कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंस आपने किया है, या क्या है, तो ऐसा एक्सपेंस आपका नॉट अलाउड हो जाएगा। इन चार के अलावा कौन कौन सा? डेप्रिसिएशन सेक्शन 23, इनिशियल अलाउंस सेक्शन 24, इंटेंजिबल सेक्शन 25, और प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर सेक्शन 26। अगर इनके अलावा अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंस किया, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस किया है, तो वो आपका नॉट अलाउड है। अच्छा, फिर सब सेक्शन ओ, एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी in excess of 10% of turnover incurred by a pharmaceutical manufacturer। अच्छा, अब इस पे फिर हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। फार्मास्यूटिकल, फार्मा कंपनी लिमिटेड, फार्मा कंपनी लिमिटेड, इसकी सेल है, सपोज करें 200 मिलियन। अभी इसके ऊपर लिमिट कितनी है एडवर्टाइजमेंट की? 10%। 10% ऑफ वॉट? टर्नओवर का, जितनी आपकी सेल्स होगी।
20 रुपए। सपोज करें इसने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर दिया 35 रुपीज का, तो ये जो इन एक्सेस है ना 15 रुपए, 15 रुपए, ये इन एक्सेस नॉट अलाउड हो जाएगा। ये मेरा अलाउबल डिडक्शन बनेगी। और ये मेरी नॉट अलाउड हो जाएगी। पूरा का पूरा मेरा 35 रुपये नॉट अलाउड नहीं होगा, जो इन एक्सेस होगा। इन एक्सेस का क्या मतलब, इसकी वर्डिंग दोबारा से देखें हम सबसेक्शन की। एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी इन एक्सेस, इन एक्सेस ऑफ व्हाट, इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टर्नओवर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया कि भाई जो 10% है 20 रुपीज, वो मेरा अलाउबल डिडक्शन है। जो इन एक्सेस है 15 रुपए, वो मेरा नॉट अलाउड हो गया। यहाँ तक भी सबको समझ आ गया? बेहतरीन, मदिया भी आ गई माशाल्लाह। इज इट फॉर ओनली फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी? जी, जी कायनात, ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शन है। ये बेसिकली ड्रैप की रिक्वायरमेंट है, ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी पाकिस्तान, ड्रैप, DRAP, ड्रैप, ड्रैप की रिक्वायरमेंट है, ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी पाकिस्तान, इसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो रेगुलेट कर रहे होते हैं बेसिकली ड्रैप कर रहा होता है। इनकी रूल्स एंड रेगुलेशन पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज चल रही होती हैं। तो ड्रैप की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी टर्नओवर के 10% से ज़्यादा की एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अलाउ नहीं है। और अब आम तौर पे कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में 10% ज़्यादा होती भी नहीं है। आप किसी भी कंपनी का देख लें, GSK का देख लें या बायर का देख लें, तो आपको विद इन लिमिट नज़र आएगा। क्योंकि अगर वो ओवर एंड अबव करेंगे तो एक तो वो ड्रैप की नॉन कंप्लाइंस होगी, क्योंकि ड्रैप की रिक्वायरमेंट है कि 10% से ज़्यादा ना हो। और फिर अगर ड्रैप की नॉन कंप्लाइंस के अलावा भी सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में भी उनको नुकसान होगा, कि अगर वो 10% से ज़्यादा होगा तो वो उनका एक्सपेंस क्लेम नहीं हो पाएगा। और अगर आप उनके फाइनेंशियल उठा के देखें और उनका आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस देखें और फिर उसको डिवाइड करें अपने उनके सेल से, तो आप देखेंगे कि वो 10% की लिमिट के अंदर ही होंगे।
अच्छा अहमद अली, आप होस्ट बन गई हैं तो आप मुझे होस्टिंग जो है ना वो दे दें ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। एक्चुअली होता है ये कि कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर चली जाती है या आप कुछ डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो जो मेंबर होता है कोई भी सडन जो है वो होस्ट बन जाता है। तो आप होस्टिंग मुझे दे दें, पार्टिसिपेंट्स में जाके हाजिर कोटरी वाला के नाम पे जो है वो आप मोर करेंगे तो वो को होस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अहमद, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। चले वो दोबारा से शुरू करते हैं क्लास। अच्छा, अब सबसेक्शन पी, any expenditure on account of utility bill in excess of such limit and in violation of such condition as may be prescribed। इसके ऊपर भी जो है ना वो अभी तक तो कोई भी लिमिट नहीं आई है। मतलब जितना भी अभी यूटिलिटी बिल जितना भी होगा आपका, चाहे वो 80,000 हो, 90,000 हो, 1 मिलियन हो, तो आपका सारा का सारा अलाउबल डिडक्शन है। इन फ्यूचर अगर कोई लिमिट्स आएंगी इसके ऊपर तो लॉ में आ जाएंगी। अगर उससे ज़्यादा का लिमिट से ज़्यादा का होगा तो वो अलाउबल डिडक्शन नहीं होगी फिर। अच्छा, any expenditure attributable to sales made to person required to be registered but not registered under the Sales Tax Act 1990 by an individual by an industrial undertaking computed according to the following formula। अच्छा, इसका क्या मतलब है? पहले इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। A divided by B multiplied by C, where A is the amount of total deduction claimed under this part, B is the turnover for the tax year, C is the total amount of sales exclusive of sale tax and federal excise duty to person required to be registered but not registered under the sale tax 1990, where sale tax where sales equal or exceed rupees 100 million। ये यहाँ पे जो है ना हाईलाइट करने वाला है। सेल्स कितनी होनी चाहिए? 100 मिलियन या उससे ज्यादा पर पर्सन। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट, इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट दिस अलाउंस of expenditure under this clause shall not exceed 10% of total deduction under this part। अच्छा, एक तो ये दो लिमिट्स आ गई इसके अंदर कि एक तो ये कि भाई जो इसका मतलब क्या है पहले कि हमने सेल्स जो है ना उस सप्लायर को की है कि जिसको सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होने की रिक्वायरमेंट थी। अगर आप जो है वो सेल टैक्स जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किन लोगों को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होने की रिक्वायरमेंट है और वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर अगर आपने उनको सेल्स की है और सेल्स भी कितनी कि 100 मिलियन से ज़्यादा की सेल की है, तो उस सेल्स के ऊपर जितना भी आपका खर्चा होगा, जितना भी एक्सपेंस होगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब डिसअलाउ कैसे होगा? अच्छा, अब डिसअलाउंस के ऊपर भी जो है ना वो एक लिमिट है कि 10% से ज़्यादा का डिसअलाउंस नहीं हो सकता। 10% किसका? उस टोटल एक्सपेंस का। अब इसको हम यूं इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ये मेरी टोटल सेल्स है 400 मिलियन की। ठीक हो गया। इसमें मैंने
सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन किए 100 मिलियन, सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन किए मैंने 200 मिलियन, 300 हो गया। सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन ये मेरा 100 मिलियन, तो ये मेरी टोटल 400 मिलियन की सेल हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा एक्सपेंस पूरे साल का कितना था? टोटल एक्सपेंस 650। अच्छा, ये विद इन लिमिट है, अलाउेबल है? अच्छा, ये विद इन लिमिट नहीं है, नॉट अलाउेबल। इसको सेल्स करनी नहीं चाहिए थी मुझे, पर मैंने सेल्स की, तो मेरा जो 650 का एक्सपेंस है वो एज अ पनिशमेंट उसमें से कुछ डिसअलाउ हो जाएगा। क्यों डिसअलाउ होगा, मैं आपको सब समझाता हूँ। अब ये 100 मिलियन की जो है ये रजिस्टर्ड पर्सन को हुई है, तो ये तो रजिस्टर्ड पर्सन को हुई, तो ये तो अलाउेबल है। सही है। अच्छा, ये पूरा का पूरा 650 मेरा आइडियली जो है ना वो अलाउेबल हो जाना चाहिए, पर टैक्स वाला बोल रहा है कि आपका सारा का सारा अलाउेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने जो सेल्स की है 200 मिलियन की, वो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब उसका नॉट अलाउेबल डिडक्शन किस तरीके से, पोर्शन कैसे निकालेंगे? 650 में से मेरा कितना एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा एज डिडक्शन? अब उसका पोर्शन कैसे निकालना है? उसका पोर्शन जो है ना वो यूँ निकालना है कि 650 मेरा टोटल एक्सपेंस है। अच्छा, मेरी सेल्स कितनी है? मेरी सेल्स है 400 की। अच्छा, उसमें से मेरे अनरजिस्टर्ड को कितनी की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए, वो 200। तो ये जो 325 का पोर्शन आया ना, ये नॉट अलाउड है, नॉट अलाउेबल है। ये जो मेरा 325 का है ना पोर्शन, ये नॉट अलाउेबल है। अच्छा, इसके अंदर एक और लिमिट है। डिस अलाउंस लिमिट क्या है? कि आपने जो टोटल एक्सपेंस किया है उसके 10% ज्यादा ना हो। अच्छा, इधर अब जो है ना एक लिमिट भी दी है, डिस अलाउंस लिमिट। वो क्या है कि 10%, 10% शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल डिडक्शन क्लेम। 2 मिनट। हाँ। अच्छा, अब इन दोनों का जो विच ओवर इज लोअर होगा ना, विच एवर इज लोअर, वो हम मेरा डिसअलाउ होगा। अब इन दोनों का विच एवर इज लोअर क्या है? 65। तो ये बेसिकली मेरा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूंगा कि जब मैं एक्सपेंस को क्लेम करने जाऊंगा तो मैं इस एक्सपेंस में से ये वाला 65 माइनस कर दूंगा, क्यों? मैं बोलूंगा ये मेरा डिसअलाउ हो गया। तो अब मैं 585 को क्लेम करूंगा एज एन एक्सपेंस। ये समझ आया?
सबको क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट कि ये जो 65 का मेरा एक्सपेंस नॉट अलाउड हुआ, ये क्यों हुआ कि मुझे पनिशमेंट मिली। मुझे पनिशमेंट क्या मिली कि मुझे पनिशमेंट मिली कि जो 200 रुपए की सेल्स की है मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये मैंने की। तो टैक्स ने मुझे एज एन पनिशमेंट मेरा एक्सपेंस नॉट क्लेम कर दिया। क्या अगर आप अब आप क्लेम नहीं कर सकते ये वाला एक्सपेंस। इसके अंदर दो क्या लिमिट्स है। क्या आपका जो टोटल एक्सपेंस है उसको आप डिवाइड करोगे टोटल सेल्स से, और फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे उस सेल से जितनी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है जो नॉट अलाउेबल थी। अब सपोज करें कि यहाँ पे 500 होता, 550 कर लें, और सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 150। अब ये जो 150 की सेल्स की हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ये भी नॉट अलाउेबल है। अब मेरा प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, 350 हो जाएगा कि 200 और फिर 150, तो 350 का मेरा नॉट अलाउेबल डिडक्शन आ गई, ये मेरी इतनी रहेगी। तो ये बेसिकली मेरा फिर भी विच एवर इज लोअर 65 ही बनेगा, 65। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका डिसअलाउंस लिमिट ही आपकी विच एवर इज लोअर बन रही होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में। मतलब रटा नहीं लगवा रहा, ये आपको समझा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आपकी जो 10% की लिमिट है ना, उसको लिख भी देता हूँ, 10%। इसमें किसी को कोई सवाल है तो वो मुझे बता दें, पूछ लें किसी को कोई सवाल है तो, या किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो। ये जो इलस्ट्रेशन है ये आप उसको नोट कर रहे हैं ना साथ साथ। आगा, एमन, आयशा, महरल, फैजान, कायनात, खुजैमा, मदिया। हाँ सॉरी, मदिया सही कह रहे हैं आप, सेल्स भी चेंज हो जाएगी ना क्योंकि यहाँ पे 550 हो गई ना। थैंक यू फॉर द करेक्शन। आपने वैसे गलत निकाला ना, वो 200 नहीं होगा ना, फिर 350 हो जाएगा मदिया। कायनात टोटल एक्सपेंस, 10% ऑफ टोटल एक्सपेंस। सबसेक्शन की वर्डिंग देखे ना, सबसेक्शन की वर्डिंग क्या कह रही है, शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल डिडक्शंस। टोटल डिडक्शन मतलब मेरे जो टोटल एक्सपेंस मैंने क्लेम करना था, टोटल डिडक्शंस क्लेम, जो मैंने एक्सपेंस क्लेम करना था। मदिया समझ आया कि 200 क्यों नहीं होगा, ये 350 हो जाएगा ना। 200 की एक सेल्स थी और फिर 150 की एक नॉट अलाउबल जो अलग से दूसरी थी, वो भी तो 100 मिलियन को क्रॉस कर रही थी। मदिया आपको क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़े। अच्छा रिपीट कर दो, मदिया कह रही है रिपीट कर दो। अच्छा मदिया देखें, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ली थी 400 रुपए की सेल्स, 400 मिलियन की सेल्स, सही है। उसमें हमने बोला कि जो मेरी 400 की सेल है उसका ब्रेकअप ये है, ब्रेकअप ये है कि मैंने 100 मिलियन की सेल की अनरजिस्टर्ड पर्सन को, 200 मिलियन की सेल की अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और 100 मिलियन की सेल की रजिस्टर्ड पर्सन को। तो 100, 200 और 300 और ये 100, 400, ये 400 मिलियन की सेल्स हो गई। अच्छा अब
इसके बाद हमने इलस्ट्रेशन को थोड़ा चेंज किया। हमने क्या चेंज किया कि हमने टोटल जो सेल्स थी वो 550 मिलियन कर दी। उसका ब्रेकअप ये है कि 100 मिलियन अनरजिस्टर्ड पर्सन को हुई, 200 मिलियन अनरजिस्टर्ड पर्सन को हुई, 150 मिलियन अनरजिस्टर्ड पर्सन को हुई, 100 मिलियन अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पर्सन को हुई। अब ये जो 100 मिलियन अनरजिस्टर्ड को हुई, ये तो मेरी कंप्लाई कर रही है कि वो जो लिमिट है 100 मिलियन की, कि 100 मिलियन से ज़्यादा की सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को ना हो, तो ये तो 100 मिलियन है, ये मेरी सही है, अलाउेबल है। अच्छा, ये 200 मिलियन की जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल है, ये मेरी नॉट अलाउेबल है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी पर मैंने की। फिर ये सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 150 मिलियन, ये भी नॉट अलाउेबल सेल्स है। फिर मेरी सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये मेरी रजिस्टर्ड पर्सन को की है, इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है, ये तो मैं 20 मिलियन की भी करूं चाहे 400 मिलियन की भी करूं, ये मेरी अलाउेबल है पूरी की पूरी। अच्छा, अब मेरा जो टोटल एक्सपेंस है 650 मिलियन का, अब उसमें से मैंने लिमिट कैसे निकाली कि मेरे टोटल एक्सपेंस है 650 मिलियन का, मेरी टोटल सेल्स है 550 मिलियन की, और नॉट अलाउबल सेल्स कितनी है मेरी, 200 प्लस 200 प्लस 150, 350 हो गए ना टोटल नॉट अलाउबल सेल्स, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। चले, मदिया को क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा से हैंड आउट पाता है। अच्छा, अब ये डिवीजन 3, ये बेसिकली स्पेशल प्रोविजंस है डेप्रिसिएशन सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 26 तक। चार सेक्शन है। सेक्शन 23 डेप्रिसिएशन, सेक्शन 24 इनिशियल अलाउंस, सेक्शन 25 इंटेंजिबल्स को डील करता है, और फिर सेक्शन 26 प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। इन एक्सपेंसेस को हम किस तरह डील करते हैं टैक्स पर्पस के लिए, फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक की क्लास का कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ लें आप। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास से पहले जो है ना वो हम फुल फ्लेज सवाल करेंगे डिडक्शन नॉट अलाउड का, और फिर उसके बाद ये स्पेशल प्रोविजंस डिवीजन 3 स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग की 7 बजे शाम में भी क्लास है सर अकबर की। तो आज की क्लास से कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन 21 कंप्लीट कर लिया, डिडक्शन नॉट अलाउड का। किसी को कोई सवाल नहीं है? आगा, एमन, आयशा, नो क्वेरी, केमन की तरफ से, कायनात की तरफ से। ठीक है कायनात, थैंक यू सो मच। मतलब मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि कोई सवाल नहीं है? सवाल होने चाहिए यार। यू टेल मी अबाउट लर्निंग आउटकम। अच्छा मदिया, लर्निंग आउटकम सेक्शन 21 डिडक्शन नॉट अलाउड, उसमें जितनी भी डिडक्शंस है ना, उन सब की कीवर्ड्स आप आइडेंटिफाई करें। कीवर्ड्स क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, जो प्रोवाइजो के अंदर हमें लिमिट्स दी हुई हैं कि सैलरी जो है वो सैलरी के अंदर जो है ना वो एग्रीगेट बेसिस पे कोई भी लिमिट नहीं है। सैलरी के अलावा जितने एक्सपेंस हैं उन सब के अंदर एग्रीगेट बेसिस पे सिंगल हेड पे जो है ना वो एक्सेस है, लिमिट है कि 2.5 लाख से ऊपर का कैश एक्सपेंस नहीं हो सकता। अगर 2.5 लाख से ऊपर का कैश एक्सपेंस हो रहा है एग्रीगेट बेसिस पे, तो वो नॉट अलाउड हो जाएगा। इंडिविजुअल बेसिस पे 25,000 का जो है ना वो लिमिट है। सैलरी में भी इस तरह से 25,000 की लिमिट है। फिर ये हमने देखा कि सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर कर रहे हैं, जिस बंदे को रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990, और वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा,
और उसको हम सेल्स कर रहे हैं, तो मेरा जो एक्सपेंस है पूरे साल का, उसका कुछ पोर्शन जो है ना वो डिसअलाउ होगा एज इन पनिशमेंट। वो पोर्शन किस तरीके से निकलेगा, वो हमने देखा कि वो जो जितना जितना मेरा एक्सपेंस होगा उसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल सेल्स से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो मेरी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स थी जो नॉट अलाउेबल थी, 100 ऊपर 100 मिलियन से ऊपर की जो सेल्स थी, और फिर मैं उसको कंपेयर करूंगा 10% ऑफ टोटल एक्सपेंस, विच एवर इज लोअर की बेसिस पे जो मेरा वो आएगा, वो मेरा डिसअलाउड एक्सपेंस होगा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कोई कंट्रीब्यूशन अनरिकग्नाइज या अनअप्रूव्ड पेंशन फंड को दी जा रही है, तो ऐसी कंट्रीब्यूशन मेरी अलाउेबल डिडक्शन नहीं है। फंड्स में अगर हमने कोई अरेंजमेंट नहीं की हुई विद होल्डिंग टैक्स की, कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है ना वो एम्प्लॉय से विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट किया जाए, अगर कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं की हुई, तो जो जितनी भी मेरी इंटायर कंट्रीब्यूशन होगी वो मेरी डिसअलाउ हो जाएगी। So I wanna ask you to you in our paper we have to write IK book wording, so or we can write our wording also। अच्छा मेरल, ये जो सवाल आएंगे इस तरीके के, ये तो बेसिकली प्रैक्टिकल सवाल होगा, थ्योरेटिकल सवाल नहीं होगा। तो अगर ये आपसे आईकेएफ ये नहीं पूछेगा कि सेक्शन 21 के अंदर डिडक्शंस नॉट अलाउड कौन सी है सारी बता दो, वो आपको इस तरीके से नहीं पूछेगा। वो आपको बोलेगा कि वो आपको प्रैक्टिकल एक सिनेरियो बना के देगा, और उसके अंदर वो सारे सिनेरियोज होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम, फ्राइडे वाली क्लास में हम फुल फ्लेश सवाल करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि वो किस तरीके का सवाल आता है। यो वेलकम मदिया। चले, और किसी का सवाल नहीं है तो इजाज़त चाहता हूँ मैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे जो है ना वो जून में अटैम्प्ट है फाइनल की, तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरे पेपर्स बहुत अच्छे हो जाएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।